हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। इसमें हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। चूँकि प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समांतर क्रम में। अब चूँकि जो श्रेणी क्रम की बात हो रही है, एक क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, जबकि 2019 और 20 दोनों में समांतर क्रम का क्वेश्चन आ चुका है। अब इस बार प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में आना तय है, इसलिए मैंने इस पर 2021 वेरी मोस्ट लिखा है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। श्रेणी संयोजन की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन। चित्र में आप देख रहे हैं, हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3, और इनको हमने श्रेणी क्रम में एडजस्ट किया है। और इनको कैसे एडजस्ट किया है देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने बिंदु P पर वायर से आपका प्रतिरोध R1 कनेक्ट किया है और बिंदु Q पर प्रतिरोध R2 कनेक्ट किया है। इसी तरह से बिंदु R और S के बीच में प्रतिरोध R3 कनेक्ट किया है। और इस तरह से जो S का जो सिरा है उसे हमने बैटरी के ऋण सिरे से, और P का जो सिरा है उसके वायर को हमने बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट किया है। और यहाँ हमने बैटरी को B से डिनोट किया है। आप देख रहे हैं कि पूरे परिपथ में धारा I बह रही है। देखिए, यहाँ से भी I स्टार्ट हुई और यहाँ से निकलकर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर बिंदु P से धारा जब निगमित हुई R1 से निकल के यहाँ आई है। V2 से यहाँ V2 चूँकि R2 का विभवांतर है, उसके बाद में बात करेंगे। तो अभी Q की बात कर रहे हैं, तो Q से जो धारा निकलेगी वो भी यहाँ पर R2 से निकलने के बाद आई है। इस तरह से आप देख रहे हैं हर जगह धारा का मान I है। इस तरह से यहाँ पर आप स्पष्ट हो रहा है कि पूरे सर्किट में धारा का मान नहीं बदल रहा है। अर्थात आप पहले पढ़ चुके हैं, जब धारा का मान नहीं बदलता है तो फिर विभवांतर का मान बदलता है। तो आप देख भी सकते हैं कि बिंदु P पर विभवांतर V1 है, और जब धारा R1 से गुजरती है तो बिंदु Q पर विभवांतर का मान V2 है। यहाँ हम अभी विभव कह सकते हैं, विभवांतर V1 माइनस V2 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर बिंदु R पर अभी विभव V3 है और बिंदु S पर विभव V4 है। अब हम विभवांतर की बात करते हैं। अगर हम विभवांतर की बात करें तो यहाँ पर P और Q के बीच में जो विभवांतर है वो V1 माइनस V2 होगा, और आपके Q और R के बीच में विभवांतर क्या होगा? V2 माइनस V3। ऐसे ही R और S के बीच में विभवांतर क्या होगा? V3 माइनस V4। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो विभवांतर हैं वो R1, R2, R3 के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो मैं इसे अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अब आपने देखा कि जैसे यहाँ पर जो अपना विभवांतर है वो V1 माइनस V2 है, लेकिन वो किसके लिए है? R1 के लिए है। किसके लिए है? R1 के लिए। तो यहाँ पर हम जो प्रतिरोध R1 है इसके लिए हम ओम का नियम लगाते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर ओम के नियम से क्या हो जाएगा? पहले आप ओम का नियम देख लीजिए। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है ओम का नियम, है ना। तो लिख देंगे, चूंकि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, मान लेंगे इसे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे R1 के सिरों पर विभवांतर V1 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा? आई R1। ऐसे ही R2 के लिए क्या हो जाएगा? R2 सिरों पर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V3। तो क्या आ जाएगा इसका? आई R2 हो जाएगा।
ऐसे ही V3 माइनस R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 माइनस V4 बराबर क्या आ जाएगा, I R3। अब यदि हमने इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, बिंदु P व S के बीच यदि हम प्रतिरोध ज्ञात करें तो उसके लिए हमको अभी विभवांतर ज्ञात करना होगा। तो P व S के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए आप, यहाँ V1 है, यहाँ V4 है, तो V1 माइनस V4 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा कि इन तीनों को जोड़ देंगे, V1 माइनस V2 का, V2 माइनस V3 का और V3 माइनस V4 का। तो क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यदि हम इन दोनों के बीच तुल्य विभवांतर निकालेंगे तो यदि धारा I है तो तुल्य विभवांतर V हो जाएगा, है ना। तो V होने पर क्या हो जाएगा, अपना तुल्य विभवांतर यदि V है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा तो I है ही और तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R। तो ऐसे ही जैसे यहाँ V1 माइनस V2 बराबर I R1 है, ऐसे ही V1 माइनस V4 बराबर क्या हो जाएगा, I R हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इसका एक्सप्लेन नोट्स में दिया गया है स्पष्ट तरीके से, वहाँ पे भी आप थोड़ा और समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने, I R1 बराबर यहाँ कॉमन क्या आ गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ I से I कट जाएगा और इस तरह से क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस परिपथ के लिए जो श्रेणी क्रम के लिए है उसके लिए व्यंजक आ चुका। अब यदि लगाए गए प्रतिरोध यदि n है, n संख्या में है प्रतिरोध, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 RN। ये जो होता है सूत्र, आप देख सकते हैं, ना देख पाए हो दोबारा, थोड़ा कट गया था। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और RN। तो ये सूत्र होता है, ये व्यापक के लिए होता है। व्यापक माने बहुत सारे, व्यापक रूप में बहुत सारे जो n अपन ले लेते हैं प्रतिरोध, उस कंडीशन में ये सूत्र लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेन जो मैंने किया है और ये निगमन किया है, इसको आप समझकर जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा आपका, ये रहा, और इसके बाद आपका ये रहा। ओके, देखिए दिख रहा है आपको। तो मैंने इसको निकाला है इस तरह से। ओके, ये सिस्टमेटिक किया है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम समांतर क्रम के लिए निकालेंगे, वहाँ पर 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।